हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों आज अपन देखने वाले हैं फिजिक्स के टॉप मोस्ट आईएमपी ऑब्जेक्टिव। लगभग आपको 150 ऑब्जेक्टिव हम बताएंगे, ठीक है। और ये जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे वो प्रीवियस ईयर के पेपर होंगे, ठीक है। आज हम इस वीडियो में आपको 2019 का पेपर बताएंगे और 2020 के जितने भी 2019 के और 20 के पेपर में ऑब्जेक्टिव आए हैं वो सभी सॉल्व करवाएंगे। क्योंकि आप सभी को पता है एमपी बोर्ड में कैसा भी एग्जाम हो, चाहे सेकेंड एग्जाम हो, जैसा कि आपका सेकेंड एग्जाम हो रहा है 23 तारीख को आपका फिजिक्स का सेकंड एग्जाम है, सभी को पता है। देखिए फिजिक्स के पेपर में टोटल आपके 28 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं, ध्यान रखना। और ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं पास रखने के लिए। अगर मान लो कोई स्टूडेंट ऐसा है जो पास होना चाहता है, फेल हो गया जिस वजह से उसने सेकंड एग्जाम की परीक्षा दी है, फॉर्म भरा है उसके लिए, तो देखो पास होना चाहता है तो आपसे रिक्वेस्ट है आप पहले ऑब्जेक्टिव जितने भी हैं उन पर कमांड बनाओ। जितने भी हम ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं उनको बस आप 25 तैयार कर लो। लगभग 28 में से आपके 25 नंबर तो पक्के हो जाएंगे 101%, ठीक है। क्योंकि हम बताने वाले हैं, देखो आपको 2019 के जितने भी ऑब्जेक्टिव आए हैं वो 2020 के पेपर के जितने भी ऑब्जेक्टिव है वो 2021 के पेपर हुआ नहीं था, ठीक है। 2022 के जितने भी ऑब्जेक्टिव है वो, और 23 के, 24 के और आपके 25 के, ठीक है। इन सभी ऑब्जेक्टिव को बताएंगे। 25 के अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। क्योंकि जो पेपर हुआ था उस वक्त हमने ऑब्जेक्टिव उसके बताए थे, तो 25 के आप ऑब्जेक्टिव अभी देख सकते हो, 24 के भी देख सकते हो। 24 की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो में हम बताएंगे 19 के और 20 के, और ये टॉप आईएमपी ऑब्जेक्टिव है, इन्हीं में से आपको देखने को मिलेंगे। अन्य मतलब बाहर तो बहुत कम जाने के चांस हैं। मैं बोल तो रहा हूँ 28 नंबर में से आपके 25 नंबर पक्के हो सकते हैं। और ऐसा नहीं है इन ऑब्जेक्टिव्स को नए स्टूडेंट्स नहीं देख सकते, नए स्टूडेंट्स भी इन ऑब्जेक्टिव्स को देख सकते हैं, इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देख सकते हैं। क्योंकि यह जो ऑब्जेक्टिव है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि ज़्यादातर कैसा भी एग्जाम हो, सेकंड एग्जाम हो या फिर मेन एग्जाम हो या फिर आपका जो हाफ ईयरली एग्जाम हो या फिर क्वार्टरली एग्जाम हो, कैसा भी एग्जाम हो, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं ना वो हर बार रिपीट होते हैं। और ध्यान रखें, सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है आप 2023 का पेपर तैयार करके जरूर जाएं, ठीक है। 2023 का जितने भी सेकंड एग्जाम परीक्षा दे रहे हैं, 23 तारीख को आपका फिजिक्स का पेपर है या फिर किसी भी सब्जेक्ट का आपका पेपर है, ये मान लो आपका कल का 21 को मैथ का पेपर है, तो आप 2023 का पेपर जरूर तैयार करके जाएं। आपको 3 पेपर तैयार करने हैं। 2023 का पहले तैयार करना है, उसके बाद 2023 का तैयार हो जाए, फिर उसके बाद 2024 का तैयार करना है, उसके बाद आप 2022 का पेपर तैयार कर सकते हो। अगर आप ये तीनों आपने तैयार कर लिए तो आप करना चाहो तो 2021 का भी कर सकते हो, ठीक है। और 2000 उसके बाद लास्ट में 2025 का तैयार कर लेना। अगर आपने यह पेपर तैयार कर लिए ना तो आपका मतलब फिजिक्स में या फिर किसी भी सब्जेक्ट में स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अपन वीडियो को ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आप ऑब्जेक्टिव पर कमांड बनाइए प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव 28 नंबर के आते हैं, ठीक है। इसीलिए हम जितने भी अगर आप कहोगे तो हम 2000 इस वीडियो में तो हम आपको 2019 के और आपको 2020 के बताएंगे, ठीक है। 2019 का पेपर और 2020 का पेपर सॉल्व करवाएंगे। अगर आप बोलोगे तो हम आपके लिए 2022 का पेपर भी, 2023 का पेपर भी सॉल्व करवा देंगे, और 24 और 25 का भी इसी प्रकार ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अगर आप बोलोगे तो, अगर आप कमेंट में बता दो हमें आपको आगे की वीडियो चाहिए, अगर नहीं चाहिए, आपको इंटरेस्ट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से मतलब पेपर तैयार कर लो 2022 का, 23 का और 24 का, ठीक है। ये 3 पेपर आप अच्छे से तैयार कर लो, ठीक है। बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। अब देखते हैं अपन इसमें जो अपना पहला है अपना 2019 का पेपर है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो पेपर आप देख रहे हो वो 2019 का पेपर है, ठीक है। 2019 का यह पेपर है और 2019 का यह पेपर है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ लिखा है 2019, ठीक है। फिजिक्स का पेपर है। इसमें जितनी भी ऑब्जेक्टिव है वो अपन बताने वाला हूँ आज इस वीडियो में। देखिए पहला अपना प्रश्न है, एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता निर्भर करता है। देखो वीडियो को ध्यान से सुना करो, इसीलिए सुनने से ज़्यादा याद होता है, ठीक है ना। तो ध्यान से सुना करो। तो एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है बताइए। तो एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता निर्भर करता है पदार्थ पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा पदार्थ, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, परमाणु होता है। तो परमाणु कैसा होता है, अनावेशित होता है, कोई आवेश नहीं होता है। परमाणु अनावेशित यानी उदासीन होता है। अगर इसकी जगह उदासीन लिखा होता तो भी यही आंसर होता है, उदासीन, ठीक है। उदासीन या फिर अनावेशित। तो परमाणु कैसा होता है, अनावेशित होता है, ओके। अगला प्रश्न अपना, 1 ग्राम पदार्थ के समतुल्य ऊर्जा होगी। तो 1 ग्राम पदार्थ के समतुल्य ऊर्जा कितनी होती है, 9 गुणा 10 की घात 13। 9 गुणा 10 की घात 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 9 गुणा 10 की घात 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
9 गुणा 10 की घात 13 जूल। अगला अपना पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत में होते हैं, बताइए बताइए, कमेंट भी कर सकते हो। पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत में होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, निश्चल आयन, गतिशील आयन। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा निश्चल आयन। जी हाँ, पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत में निश्चल आयन होते हैं। क्या होती है? निश्चल आयन। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ठीक है। अगला है लास्ट वाला जो अपना जो सही विकल्प है वो है ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में बदलकर सीधे प्रेषित नहीं किया जा सकता। क्योंकि क्या कारण है, क्यों नहीं किया जा सकता सीधे प्रेषित? इसीलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि उनके गमन के लिए अति उच्च लंबाई का एंटीना लेना होगा। यानी ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में बदलने के लिए मतलब सीधे प्रेषित नहीं किया जा सकता। इसीलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि उसके लिए बहुत ही लंबा एंटीना लेना पड़ेगा उसके गमन के लिए, इसीलिए नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला अपन देखते हैं, ये इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी हैं वो यहाँ पर देख सकते हो इस पेपर के ऑब्जेक्टिव को। अब देख सकते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति, ठीक है, रिक्त स्थान की पूर्ति। तो आवेश का विमीय सूत्र बताइए। चलिए, आवेश का मात्रक सभी को पता होगा, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आवेश का मात्रक कूलाम, ठीक है। आवेश का विमीय सूत्र होता है एटी, ठीक है। क्या होता है? एटी। आवेश का विमीय सूत्र होता है एटी, ठीक है, ध्यान रखना है। एटी क्या होता है? एटी। विद्युत चुंबकीय तरंगें डॉट डॉट तरंगें होती हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगें कैसी तरंगें होती है? अनुप्रस्थ तरंगें। कैसी तरंगें होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगें होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। अनुप्रस्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रत्येक गतिमान कण के साथ, प्रत्येक गतिमान कण के साथ डॉट डॉट संबद्ध होती है। तो प्रत्येक गतिमान कण के साथ तरंग संबंध होती है। क्या होती है? तरंग होती है संबद्ध, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तरंग। प्रत्येक गतिमान कण के साथ तरंग संबद्ध होती है। अगला है अपना किसी अर्धचालक का प्रतिरोध अशुद्धि मिलाने पर डॉट डॉट हो जाता है। तो किसी अर्धचालक में यदि अपन अशुद्धि मिला देंगे तो इसका जो प्रतिरोध होगा वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा, यानी कम हो जाएगा। घट जाएगा या फिर कम हो जाएगा। तो किसी अर्धचालक का प्रतिरोध अशुद्धि मिलाने पर घट जाता है, ठीक है, या फिर कम हो जाता है। अगला अपन देखते हैं एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं। बताइए एन प्रकार के अर्धचालक में क्या ज़्यादा होते हैं? क्या होते हैं बहुसंख्यक आवेशवाहक? तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लिख सकते हो यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। एन में इलेक्ट्रॉन होते हैं, एन प्रकार के अर्धचालक में। और पी प्रकार के अर्धचालक में बता सकते हो आप कमेंट में क्या होते हैं? पी प्रकार के अर्धचालक में होते हैं होल होते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकती है आपके 23 तारीख के पेपर में। एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं और पी प्रकार के होल होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला अपन देख लेते हैं सही जोड़ी। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम, बताइए किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। ध्यान रखना, द्वितीय जो दूसरा नियम है किरचॉफ का वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। और जो पहला नियम है, पहला नियम है ना, पहला नियम है किरचॉफ का, वो आपका आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। किसके? आवेश संरक्षण पे, ठीक है। द्वितीय करता है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे काम, और पहला नियम किरचॉफ का आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। चल कुंडली धारा मापी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धारा का चुंबकीय प्रभाव से इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बैगनी रंग के प्रकाश में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलन किस में होता है? प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलन होता है बैगनी रंग के प्रकाश में। ध्यान रखना है, प्रिज्म के द्वारा जो सर्वाधिक विचलन होता है वो बैगनी रंग के प्रकाश में होता है। और अपना लाल रंग का प्रकाश, तो कांच में अधिकतम चाल जो होती है वो लाल रंग के प्रकाश में होती है। कांच में अधिकतम चाल लाल रंग के प्रकाश में, और सर्वाधिक विचलन होता है प्रिज्म में बैगनी रंग के प्रकाश में, बैगनी रंग में, ठीक है। लाल रंग में चाल होती है ज़्यादा और विचलन होता है बैगनी रंग में। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहते हैं? कार्यफलन। यह कार्यफलन की डेफिनेशन है, 1 नंबर में आ सकती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्यफलन किसे कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा होती है उसे अपन क्या कहते हैं? कार्यफलन कहते हैं, ठीक है, उसे अपन क्या कहते हैं? कार्यफलन। अगला अपना एक शब्द में उत्तर है। तो मूल आवेश का मान कितना होता है बताइए? तो मूल आवेश का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है। कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, ठीक है। यह होता है मूल आवेश का मान, ठीक है। मूल आवेश का मान कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अगला अपन देख लेते हैं विद्युत चुंबकीय किस पदार्थ के बनाए जाते हैं? विद्युत चुंबक किस पदार्थ के बनाए जाते हैं? तो नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। किसके?
नर्म नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। विद्युत चुंबक किसके बनाए जाते हैं? नर्म लोहे के, ठीक है। तो नर्म लोहे के विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं, ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला स्वयं प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? तो स्वयं प्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी। क्या होता है? हेनरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वयं प्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी। अगला है अपना दृश्य तरंगों का तरंग दैर्ध्य परास लिखिए। तो दृश्य तरंग दैर्ध्य की तरंग दैर्ध्य जो परास होती है, दृश्य तरंग की तरंग दैर्ध्य परास, ये जो लैम्डा की वैल्यू होती है वो होती है, या फिर आप 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉन्ग लिख सकते हो, 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉन्ग, या फिर आप जो सही वैल्यू है वो आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो 3900 एंगस्ट्रॉन्ग से 7800 एंगस्ट्रॉन्ग, 7800 एंगस्ट्रॉन्ग, ये आपकी तरंग दैर्ध्य जो तरंग दृश्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य परास होती है, ठीक है। ठीक है, समझ गए। अब देखिए अगला जो प्रश्न है वो है ट्रांसड्यूसर किसे कहते हैं। तो ट्रांसड्यूसर क्या होता है? तो ट्रांसड्यूसर क्या करता है? जो मूल सूचना है उसे संदेश सूचना में बदलता है, ठीक है। यानी मूल सूचना को संदेश सूचना में बदलने वाला उपकरण क्या कहलाता है? ट्रांसड्यूसर कहलाता है। मूल सूचना को मूल सूचना मूल सूचना मूल सूचना को मूल सूचना को किसमें किसमें मूल सूचना को संदेश सूचना में, संदेश, ठीक है। मूल सूचना को संदेश सूचना में बदलने वाला उपकरण क्या कहलाता है? ट्रांसड्यूसर। तो ट्रांसड्यूसर क्या करता है? मूल सूचना को संदेश सूचना में बदलता है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला अपन देख लेते हैं 2020 का पेपर, ठीक है। 2019 का पेपर आपका हो चुका है, अब अपन देख लेते हैं 2020 में जितनी भी ऑब्जेक्टिव आए वो अगली वीडियो में देखें, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए हमने एक साथ पेपर नहीं रखे, दो दो करके पेपर सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। तो अगला देखिए, विद्युत ध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या है? तो विद्युत ध्रुव आघूर्ण का मात्रक बोलिए जल्दी से क्या है? तो विद्युत ध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है कूलाम इंटू मीटर। कूलाम इंटू मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कूलाम इंटू मीटर होता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कूलाम इंटू मीटर। अगला है तरंग सदिश को व्यक्त किया जाता है। तो तरंग सदिश का के इक्वल टू होता है 2पाई अपॉन लैम्डा, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तरंग सदिश का के इक्वल टू, तरंग सदिश के है 2पाई अपॉन लैम्डा, ठीक है। इस प्रकार से यह फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है शुद्ध जल के लिए निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान होता है। तो शुद्ध जल के लिए जो अपवर्तनांक का मान होता है वो होता है 1.33, ठीक है। 1.33 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला अपन देख लेते हैं परमाणु क्रमांक से तात्पर्य है। तो परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? तो परमाणु क्रमांक का तात्पर्य नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या ही परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है। तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु क्रमांक से तात्पर्य नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, एन प्रकार के अर्धचालकों में पाए जाते हैं। अब देखिए अभी ये करवाया है, अभी मतलब पिछले वाले में एन प्रकार में क्या होते हैं? ज़्यादा अभिसंख्यक इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? ज़्यादा मतलब क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभिसंख्यक इलेक्ट्रॉन होते हैं। और पी में क्या होते हैं? अभी बताया होल होते हैं। पी में क्या होता है? होल होते हैं। बहुसंख्यक या फिर अधिसंख्यक, बात एक ही है, ठीक है। तो होल हो जाएगा। पी अर्धचालक में होल होते हैं, एन में इलेक्ट्रॉन होते हैं ज़्यादा, ठीक है। अब देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेते हैं यहाँ पे। तो धारा घनत्व का एसआई पद्धति में मात्रक, तो धारा घनत्व का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर, एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। ए बटे एम स्क्वायर भी लिख सकते हैं या फिर पूरा लिख सकते हैं एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर, इस प्रकार से, ठीक है। अगला अपन देख लेते हैं प्रेरण प्रतिघात। प्रतिघात कोई भी हो या फिर प्रतिरोध हो, बात है कि ये प्रतिघात या फिर प्रतिरोध, इसका मात्रक क्या होता है? ओम ही होता है, ठीक है। जो प्रतिरोध का मात्रक होता है वही प्रतिघात का होता है, ठीक है, क्योंकि होता एक ही चीज़ है। तो प्रतिघात का मात्रक क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। अगला है इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश का मान एसआई पद्धति में। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश का मान पूछा है एसआई पद्धति में। तो कूलाम कूलाम अपॉन किलोग्राम होता है। तो देखिए कितना होता है जो इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश का मान, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1.77 याद कर लेना है, ठीक है। एक तो होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और ये इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश का मान, ध्यान रखना, विशिष्ट आवेश का मान अलग है। 1.77 इंटू 10⁻11, 10⁻11 कूलाम बटे किलोग्राम, कूलाम बटे किलोग्राम, इस प्रकार से पूरा लिखना है, कूलाम बटे किलोग्राम, ठीक है। इस प्रकार से 1.77 गुणा 10⁻11 कूलाम बटे किलोग्राम, ठीक है। आपको याद कर लेनी है सभी ऑब्जेक्टिव, ध्यान रखना है। एक बार में नहीं याद हो रहे हैं तो दोबारा वीडियो देखें, जल्दी से देख ले, 2x की स्पीड में देख ले, 3x की स्पीड में देख ले, लेकिन देखें और याद कर लें, ठीक है। अगला है अपना, अगला कौन सा है? ये वाला है, ठीक है।
तो हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा डॉट डॉट इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो हाइड्रोजन परमाणु की न्यूनतम अवस्था में जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है वो कितनी होती है पता है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। कितनी होती है? हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में, ध्यान रखना निम्नतम अवस्था में पूछा है। तो निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर ईवी। ठीक है, ईवी -13.6 ईवी या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ईवी का मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होती है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला है सिलिकॉन परमाणु की बाहरी कक्षा में या फिर बाह्यतम कक्षा में डॉट डॉट इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो जो सिलिकॉन की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितनी पाई जाती है? 4 मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी तैयार कर लेना। ठीक है, अगला अपन देख लेते हैं सही जोड़ी। ठीक है, सही जोड़ी में अब देखिए चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। तो चालक जो होता है उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है, ध्यान रखना है। कितना होता है? 0। ठीक है, अगला अपन देख लेते हैं नाइक्रोम। नाइक्रोम क्या है? एक प्रतिरोध तार है। नाइक्रोम क्या है? एक प्रतिरोध तार है। ठीक है, छोटा दंड चुंबक हमेशा चुंबकीय द्विध्रुव की तरह कार्य करता है। तो छोटा दंड चुंबक हो गया चुंबकीय द्विध्रुव, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दृश्य प्रकाश किरणों के तरंग दैर्ध्य की कोटि कितनी होती है? तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। दृश्य प्रकाश किरणों की तरंग दैर्ध्य की कोटि 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻⁻6 मीटर होती है। ठीक है, अल्फा कण हीलियम नाभिक हो जाएगा। ठीक है, इससे हीलियम नाभिक से हो जाएगा। तो अगर इस प्रकार से इसके सही आंसर है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका। ठीक है, याद कर लेना आप ध्यान से। अब देख सकते हैं लास्ट है अपना जो बस ख़त्म होने वाली वीडियो। अब देखिए एक शब्द में उत्तर है, तो एक शब्द में उत्तर देख लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो लॉरेंज बल कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉरेंज बल। जो गतिशील आवेशित कण पर जो बल लगता है उसे अपन लॉरेंज बल कहते हैं। लॉरेंज बल की डेफिनेशन है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पर लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। अब देख लेते हैं अपन अगला है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अविदर्शक की आवर्धन क्षमता। मान लो 6 दी है, 0 6 पर 6 बात तो एक ही है। नेत्रिका की आवर्धन क्षमता दी है 5। तो कुल आवर्धन क्षमता, तो कुल आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है? तो कुल आवर्धन क्षमता होती है अविदर्शक की क्षमता इंटू नेत्रिका की आवर्धन क्षमता। अविदर्शक की आवर्धन क्षमता होती है और नेत्रिका की आवर्धन क्षमता का मल्टीप्लाई कर दो तो कुल आवर्धन क्षमता निकल के आ जाती है। यानी अविदर्शक की आवर्धन क्षमता हो गई और अपनी नेत्रिका की आवर्धन क्षमता का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल आवर्धन क्षमता निकल के आ जाएगी। तो 6 और 5 का मल्टीप्लाई कर दो तो 30 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो कुल आवर्धन क्षमता कितनी आ जाएगी? 30। अगला अपन देख लेते हैं तीसरा, विकिरण की ऊर्जा तथा आवृत्ति में संबंध। तो अपन सभी को पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो E = hν, विकिरण की ऊर्जा और आवृत्ति में यह संबंध है। ठीक है, E = hν, मोस्ट इंपोर्टेंट है, तैयार कर लेना इसको। अगला है बीटा कण पर उपस्थित आवेश का मान बताइए। तो बीटा कण पर जो आवेश होता है वो जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वही होता है। ठीक है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, 19 कूलाम, सी मतलब कूलाम। तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, ध्यान रखना है बीटा कण पर भी उपस्थित आवेश इतना ही होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अगला है धातुओं के लिए ऊर्जा अंतराल का मान बताइए। तो धातुओं के लिए जो ऊर्जा अंतराल का मान होता है वो होता है 0। ठीक है, कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 0, इसका राइट आंसर है। तो धातुओं के लिए ऊर्जा अंतराल का मान 0 होता है। तो इस वीडियो में अपन ने 2019 का पेपर और 2020 के पेपर के ऑब्जेक्टिव देख लिया। अगर आपको 2022 का, 23 का, 24 का, 25 के भी इसी प्रकार चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट में बता देना। और यदि आपको फिजिक्स के टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी चाहिए, देखो वैसे तो हमने बता दिया, अगर आपको फिर भी आप चाहते हो कि सेकंड एग्जाम जो 23 तारीख को पेपर है उसके लिए कुछ मतलब रिस्क, देखो रिस्क रहेगी, सीधी बात है, क्योंकि टॉप आई भी प्रश्न रहते हैं उनमें रिस्क रहती है। इसीलिए आप चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट में बता देना। हम 4 नंबर वाले अलग आपको बता देंगे, 3 नंबर वाले कुछ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो बता देंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।